हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पहले 5 वीडियो इस अध्याय से जुड़े समाप्त कर दिए हैं, जहां हमने इस अध्याय से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किया था। और ना सिर्फ चर्चा किया था, बल्कि हमारी यह पूर्ण प्रयास रही थी कि आप सभी को वह सारा टर्म्स, वह सारा पॉइंट्स, वह सारा बिंदु अच्छी तरीक़ा से आप सभी को समझ में आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि यदि आप वो सारा वीडियो देखे होंगे और वीडियो देखने के बाद यदि आप अपने NCERT बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़े होंगे तो आप सभी को वह टॉपिक अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि आज का यह वीडियो 6 है, यानी आज इस अध्याय का हम लोग भाग 6 पढ़ने वाले हैं। जहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फीवनिक अनुक्रम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आपको याद हो कि इसकी पिछले वाले वीडियो यानी भाग 5 में भी हमने इसी टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा किया था, लेकिन ये समय चूँकि हमारे पास सीमित है तो समय समाप्त होने के कारण हम इसके कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करना छोड़ दिया था। इसलिए जो बिंदु छूट गया था, जो पॉइंट्स इस टॉपिक का छूट गया था, आज के इस वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। आपको याद हो कि वीडियो नंबर 2 और 3 में हमने श्रेणी का इंट्रोडक्शन लिया था, या कहिए कि श्रेणी के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली थी। हालांकि यदि आप NCERT बुक अपना पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि श्रेणी के कुछ और ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं NCERT में जिसे अब तक हमने चर्चा नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में हम श्रेणी पर भी और आगे चर्चा करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस वीडियो के बाद श्रेणी का लगभग सारा पॉइंट्स NCERT के अनुसार कवर हो जाएगा। इसलिए मेरी आपको हमेशा यह सलाह रहती है कि आप हमेशा इस वीडियो को देखने के बाद अपने NCERT बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ें, ताकि आपको न सिर्फ यह अध्याय बल्कि जो भी आप अध्याय पढ़ते हो वो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि फीवनिक अनुक्रम को हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। यदि हम फीवनिक अनुक्रम की बात करें तो फीवनिक अनुक्रम एक संख्या श्रृंखला है। क्या है? संख्या श्रृंखला है, जिसमें हर संख्या अपने से पहले आने वाली दो संख्याओं का योग होता है। जैसे यहाँ पर आप पहला उदाहरण देखिए कि इसमें ये जो पूरा एक ग्रुप आपको दिया है संख्याओं का, ये क्या है? संख्या श्रृंखला है। इसमें यदि हम पहली संख्या इस संख्या श्रृंखला का यदि हम पहली संख्या के बारे में बात करें, पहला पद के बारे में बात करें, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, उसके बारे में बात करें तो वो क्या है? 0। यदि इसी तरह हम दूसरा की बात करें तो वो क्या है? 1। अब डेफिनेशन के अनुसार क्या था कि किसी भी संख्या के पहले दो संख्याओं का योग वो संख्या होता है। तो इसके पहले एक ही संख्या है, तो चलिए इसी को जोड़ लीजिए। तो 0 में कुछ भी आगे नहीं है, तो 0 का 1 ही हो जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट्स को देखिए, यहाँ पे 1 है, लेकिन इसके पहले दो संख्या है। तो यदि डेफिनेशन के अनुसार चले तो हमें क्या मिलना चाहिए कि यदि हम ये दोनों को जोड़े तो हमें तीसरा एलिमेंट्स मिल जाना चाहिए। तो यदि हम 0 और 1 को जोड़ते हैं तो हमें 1 मिलता है, यानी कि ये जो संख्या श्रृंखला है ये क्या है? ये इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को फुलफिल कर रहा है। इसलिए इस संख्या श्रृंखला को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक फीवनिक अनुक्रम है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है, जहाँ यदि आप फिर से थर्ड एलिमेंट यानी तीसरा पद को चेक करते हो तो उसके पहले दो एलिमेंट्स पहले से मौजूद है, और डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार क्या कहता है कि यदि उसके पिछले दो एलिमेंट्स को जोड़ के यदि वही संख्या आ जाए तो उस ये श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे? फीवनिक अनुक्रम। तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। हालांकि
आज के इस वीडियो में हमने फैवनिक अनुक्रम को बहुत ही शॉर्ट में समझाने के प्रयास किया है। उसको डिटेल में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में समझाया है। इसलिए यदि आपको डिटेल में जानना है और डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत होती है, आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये फैवनिक अनुक्रम ना सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि ये आपको आगे बहुत काम में देने वाला है। इसलिए यदि आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अपने हमारा पिछला वाला वीडियो यानी इस अध्याय का भाग 5वां देख सकते हो। अब पिछले वाले वीडियो में हमने यह भी जाना था कि किसी भी अनुक्रम को हम उसके अंतिम पद के सूत्र या रूप में लिख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था, हालांकि हमने कुछ ऐसा एक डिफाइंड परिभाषा आपको पिछले वाले वीडियो में किसी भी स्लाइड में नहीं दिया था, इसलिए इस डिफाइंड परिभाषा को हमने आज के स्लाइड में ऐड किया जिससे आपको एक इसका असली परिभाषा मिल सके। हालांकि इसको मैंने डिटेल में इसके पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था कि किसी भी अनुक्रम को हम उसके अंतिम पद के सूत्र रूप में लिख सकते हैं और किसी भी अनुक्रम के पद को क्या से दर्शाया जाता है, एक और एन, जहाँ पे एन क्या बताता है उस पद का पोजीशन कि अनुक्रम में वो पद किस पोजीशन में लाई करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यदि यह अनुक्रम को देखते हैं जो कि एक परिमित अनुक्रम है, तो इसका यदि हम ये एलिमेंट्स 2 पद 2 की बात करें तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, ए और एन के जगह पे 2 लिख देंगे। 2 की लिखेंगे क्योंकि ये जो 4 था पिछले उदाहरण में वो किस पोजीशन पे लाई कर रहा था, तो सेकंड पोजीशन, इस अनुक्रम के दूसरे स्थान पर 4 था, इसलिए हम इसको A2 लिख दिए। यदि हम A16 के बात करें तो उसको उसी तरह हम ए क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर लाई कर रहा है, चौथे स्थान पर है, तो इसको हम लोग A4 से रिप्रेजेंट या निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था और हमने यह भी जाना था कि एन न सिर्फ लास्ट टर्म को शो करता है बल्कि यह पूरी अनुक्रम को एक क्रम के एक पैटर्न के रूप में भी शो करता है। यदि आप इस अनुक्रम को देखें तो ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वो निश्चित पैटर्न क्या है, वो निश्चित क्रम क्या है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो n², जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर। अब इसको भी मैंने डिटेल में पिछले वाली वीडियो में जाना था कि n यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कब हमें क्या मानना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब चलते हैं आगे। जिस प्रकार हमने अब तक समझा कि किसी भी अनुक्रम को उसके, जैसे यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि किसी भी अनुक्रम को हम उसके अंतिम पद के सूत्र या रूप में लिख सकते हैं, तो बात आती है कि क्या हम फैवनिक अनुक्रम को इस रूप में लिख सकते हैं, इसके अंतिम पद के रूप में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है, इसका जवाब है नहीं। क्यों? पहले आप ये परिभाषा पढ़िए। इस अनुक्रम को केवल मौखिक निरूपित किया जा सकता है, यानी सिर्फ बोल के ही इसको दर्शाया जा सकता है, इसको लिख के उसके अंतिम पद के सूत्र या रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, इसको अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि यदि आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फैवनिक अनुक्रम एक स्पेशल टाइप का एक अनुक्रम होता है, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ये अनुक्रम है जिसे एनसीईआरटी ने अपने किताब में जगह दी है। इसलिए मेनली इसका अनुक्रम का कितना प्रकार होता है हमने जाना था, 2 प्रकार होता है, पहला परिमित और दूसरा अपरिमित। ये तीसरा एक स्पेशल टाइप का है, इसलिए इस अनुक्रम को केवल मौखिक रूप से निरूपित किया जा सकता है। लेकिन अब किसी के माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे संभव है, चूँकि यह एक अनुक्रम है तो इसको तो हम लोग किसी के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हालांकि इसको डायरेक्ट रूप से तो निरूपित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि हम इसी अनुक्रम को दूसरे रूप में देखें तो उसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं।
कहने का मतलब है कि यदि आप फेवनिक अनुक्रम को एक फलन यानी एक फंक्शन के रूप में देखें तो आप इसको इजीली किसी भी रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको यदि फेवनिक अनुक्रम को निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसके किसी भी सूत्र में किसी भी पद के सूत्र या रूप में निरूपित करना है, तो आपको उस अनुक्रम को अनुक्रम नहीं बल्कि एक फलन मानना होगा। क्या मानना होगा? फलन। फलन मतलब क्या होता है? फंक्शन। तो यदि हम पिछले उदाहरण, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे उदाहरण नहीं दिया गया है, आगे वाला स्लाइड में शायद होगा। हाँ, यदि हम इस उदाहरण की बात करें जो कि एक फेवनिक अनुक्रम है, जैसे यदि हम 2 की बात करें तो इसके पहले 2 संख्याएं आती है 1 1, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो फिर से हमें थर्ड एलिमेंट्स मिल ही जा रहा है 2। ऐसे आप किसी भी संख्या को चेक करके देख सकते हो। तो ये जो उदाहरण आपके सामने ये लाया गया है वो क्या है? फेवनिक अनुक्रम का है। अब चूंकि अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी फेवनिक अनुक्रम को ये सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से निरूपित किया जा सकता है, लेकिन यदि हम इसी अनुक्रम को फलन मान लें, फंक्शन मान लें, तो इसको हम लोग इजिली रिप्रेजेंट दर्शा सकते हैं। कैसे? जैसे यदि हम इसको फलन मांगते हैं तो f0 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। f1 का वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f0 का वैल्यू क्या है? 0। f1 का वैल्यू क्या है? 1। ठीक उसी प्रकार यदि हम fn की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? fn-1 प्लस fn-2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। परिभाषा भी यही था कि किसी भी संख्या के पहले 2 संख्या को यदि जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फेवनिक अनुक्रम कहेंगे। तो फंक्शन में इसको फलन के रूप में भी हम लोग कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे fn क्या हमको दर्शाएगा? n एलिमेंट, n पद दर्शाएगा, और fn-1 क्या दर्शाएगा? n से जस्ट एक पहले जो एलिमेंट्स होगा, जो जस्ट एक पहले पद होगा वो दर्शाएगा। fn-2 क्या दर्शाएगा? तो n-2 ये n के जस्ट दूसरा पद होगा, n के पहले जो दूसरा पद होगा वो दर्शाएगा। तो यही डेफिनेशन के अनुसार हम लिख सकते हैं कि fn इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2 होगा। तो अब यहाँ तक फेवनिक अनुक्रम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि आज हम लोग श्रेणी के बारे में भी कुछ चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? तो श्रेणी के बारे में। हालांकि इसको डिटेल में हमने दूसरा या तीसरा वीडियो में समझ लिया था। कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स इस टॉपिक के रह गए थे, चूँकि एनसीईआरटी में दिए गए थे, हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए आज हमने इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में रखा है ताकि वह भी पॉइंट्स कवर हो जाए और आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, जो पॉइंट्स रह गए थे हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रेणी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। श्रेणी हम लोग किसको कहते थे? श्रेणी किससे बनता था? तो अनुक्रम से बनता था। अनुक्रम से कैसे बनता था? अनुक्रम को मान लीजिए 2 4 6 ये कोई अनुक्रम है, तो उससे यदि हमको श्रेणी बनाना है तो कैसे बनता था? हम लोग सभी एलिमेंट्स, अनुक्रम के सभी एलिमेंट्स, सभी पदों को प्लस साइन के साथ लिखकर जोड़कर इसको, ये जो नया पैटर्न बनता था, प्लस साइन के साथ जुड़ने के बाद कोई भी अनुक्रम प्लस साइन के बाद जुड़ने के बाद जो बनता था उसी को हम लोग श्रेणी कहते थे, जिसको हमने डिटेल में पिछले वीडियो में जाना था। तो अब जैसे मान लीजिए एक अनुक्रम है 2 4 6, अब यदि ये अभी अनुक्रम है, अब हमको इसको एक श्रेणी बनाना है तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6, ये अनुक्रम हुआ, ये श्रेणी हो गया। अब कई बच्चे क्या समझ लेते हैं ना कि ये 2 + 4 + 6 ये कोई श्रेणी नहीं बल्कि ये हमें एक कोई एडिशन दिया गया है, जिसको जोड़ के बच्चे लिख देते हैं कि 2 + 4 + 6 लिखो या फिर 12 लिखो, बात सेम है। तो बच्चों ये, तो वैसे लोग जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, इसलिए
हमें यह समझना होगा कि श्रेणी का उपयोग योग के लिए नहीं बल्कि निरूपित योग के लिए किया जाता है। अर्थात ये जो हम लोग कर रहे थे 2+4+6=12, ये गलत है। ये योग के लिए नहीं बल्कि निरूपित योग के लिए किया जाता है, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण 1+3+5+7, 4 पदों वाली एक परिमित श्रेणी है। क्या श्रेणी है? परिमित श्रेणी है। जिस प्रकार से अनुक्रम भी परिमित अपरिमित होती है, उसी प्रकार से श्रेणी भी परिमित और अपरिमित होती है। जब हम श्रेणी का योग मुहावरे का उपयोग करते हैं, श्रेणी का योग एक मुहावरा है, मुहावरों का उपयोग करते हैं, तब उसका तात्पर्य उस संख्या से है जो पदों की जोड़ने से परिणित होती है। अतः श्रेणी का योग 16 है। इसको आप लोग जोड़ेंगे। आप आगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे या अध्याय पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि हमें कौन श्रेणी दिया रहेगा, कौन अनुक्रम दिया रहेगा, उसको हम लोग जोड़ के बताना होगा। इसलिए यदि श्रेणी का योग 16 है, इसको यदि हम लोग जोड़ के भी लिखते हैं तो वो 16 होगा। लेकिन जोड़ के कब लिखेंगे? जब वो पूछेगा कि इस श्रेणी का टोटल सम, टोटल जोड़ने के बाद क्या होता है, तब हम लोग लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।